Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of DSP. And it's our last lectures. So in the earlier lecture, we have designed the FIR filters. Now the another class of the filters, the digital filters, that is called the infinite impulse filter. That's IAR filter for short. So now it's done for the IAR filters to know how to design those filters. सो हमारा जो अभी नेक्स्ट क्लास में आईआर फिल्टर, तो आईआर फिल्टर्स का किस तरीके से अब जैसे ही हम पहले क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं इनके जनरल इक्वेशन में, आईआर फिल्टर्स ऐसे फिल्टर्स हैं जिनके जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो इनडेफिनेट होता है। तो उस वजह से हमें इनको मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आने के लिए हमने एक अप्रोच यूज की थी, जिसमें ये होता है कि हमारा आउटपुट जो होता है वो फीडबैक होता है इनपुट, उस तरीके से इनपुट में, और इस तरीके से हम एक आईआर फिल्टर्स के रिस्पॉन्स को एक मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आते हैं। तो उस वजह से इसकी इक्वेशन होती है, उसमें हमारे पास प्रेजेंट वैल्यूज भी होती हैं और साथ ही साथ उसमें जो पास आउटपुट्स जो होते हैं वो भी होते हैं। तो उसकी जनरल इक्वेशन आपके सामने जो हम ये है, और ये हम पहले भी जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें जो डिफरेंस इक्वेशन हम देख रहे थे वो ये जनरल इक्वेशन से हमने ये अप्रोच उसको देखा था। ठीक है, इसमें हमारे पास बी और ए कोएफिशिएंट है। जो एफआईआर में फिल्टर में हमारे पास ए कोएफिशिएंट्स थे वो 0 थे, क्योंकि उसमें कोई भी आउटपुट रिवर्स नहीं हो रहा था, उस वजह से वो नॉन रिकर्सिव फिल्टर्स हैं। और ये जो है ना रिकर्सिव फिल्टर्स, पोल 0, ऑटो रिकर्सिव, मूविंग एवरेज फिल्टर्स, इस तरीके से इनके अल्टरनेटिव नेम आईआर फिल्टर्स को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये रिकर्सिव फिल्टर्स हैं जो रिकर्सिव में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आउटपुट भी होता है। ठीक, तो ये इसकी जनरल इक्वेशन है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप लोगों को वहां से याद आ जाएगा। अच्छा, IR filter design technique depends mainly on converting analog filter to digital one. जो IR filters की डिजाइनिंग की जो टेक्निक होती है, ये होती है कि हम एनालॉग फिल्टर्स को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। ये उसकी अप्रोच है। ठीक है, तो एनालॉग फिल्टर्स आर डिफाइंड बाय द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, और हम ये पर देख के आए हैं सिग्नल सिस्टम में, और वैसे भी हमने इसके भी अर्ली जो हमने पढ़े थे, तो उसमें ये होता है कि हम जो सिस्टम रिस्पांस में जो एनालॉग फिल्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एस करके होता है। ठीक है, और एच ऑफ एस को ये होता है एनालॉग में और डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए एच ऑफ सी। ठीक, और जिसमें हम जेड ट्रांसफॉर्म अगर पढ़, तो ये समझो कि अगर हम यूँ कहें कि एच ऑफ एस को एच ऑफ जी में ट्रांसफर करने के मैपिंग जो होती है, या उसकी जो टेक्निक है, उसको हम आईआर फिल्टर्स की कैटेगरी में ला रहे हैं, कह रहे हैं। द सिस्टम फंक्शन इज स्टेबल इफ ऑल फोर्स लाई इन दी, और जैसे ही कि हम पढ़ चुके हैं इसमें लेप्लास में, कि जो हमारा लेप्लास का जो एस प्लेन होता है उसमें जो आपके पास पोल्स अगर लेफ्ट साइड पे लाया करते हैं तो आपका सिस्टम कहलाता है स्टेबल। ठीक है, और हमने जेड डोमेन का जो पढ़ा था जेड ट्रांसफॉर्म में, तो जो आपका जेड डोमेन जो यूनिट सर्किल जो होता है जेड डोमेन को जब हम प्लेट करते हैं जेड प्लेन को, तो उसका यूनिट सर्किल बनता है। तो उसका यूनिट सर्किल के इनसाइड अगर पोल्स हैं तो वो हमारा सिस्टम स्टेबल कहलाता है। तो ये हमें एक्चुअल में कन्वर्जन करनी है। ठीक है, तो समझो कि एस प्लेन का लेफ्ट साइड इज एम्बेड करना है जेड के यूनिट सर्किल में, ये इसकी एक स्टेबिलिटी की कन्वर्जन है। तो पहला जो तरीका जो है हमारा है वो है जो डिजाइनिंग का मेथड है वो पोल जीरो प्लेसमेंट। ठीक है, हम इससे जो पोल जीरो प्लेसमेंट से इसको मेथड से फिल्टर डिजाइनिंग करते हैं, मतलब एनालॉग फिल्टर को डिजिटल फिल्टर में कन्वर्ट करेंगे जो कि आईआर फिल्टर होगा। When a zero is placed as a given point on the Z plane, the frequency response will be zero at the corresponding point. ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखनी है कि जब भी जीरो, क्योंकि हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन में क्या चीजें होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर के जो रूट्स होते हैं उसको हम जीरोस कहलाते हैं, जो डिनोमिनेटर के रूट्स होते हैं वो हमारे पोल्स कहलाते हैं। तो एग्जैक्टली जो जीरोस को अगर हम जेड प्लेन में प्लेस करते हैं तो द फ्रीक्वेंसी विल बी जीरो, frequency response will be zero at that corresponding point. ठीक है, मतलब, और a pole on the other hand produces a peak at the corresponding frequency point.
ठीक है? और जो पोल जब हम उसको ज़ेड प्लेन में प्लेस करते हैं, तो वो उस कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होती है, उस पॉइंट के जो फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी के जो है ना वो पीक क्रिएट करता है, ठीक है? तो ये इसकी जो है सिंपल जो ज़ीरोज़ एंड पोल्स की प्लेसमेंट की जो आपको माइंड में रखना है जब भी आप इसको करेंगे। तो ये इसका मतलब क्या है? पोल्स दैट आर क्लोज टू द यूनिट सर्किल। अब यहाँ पर फिर सवाल 2 आते हैं कि जो पोल्स 0 और जो पोल्स यूनिट सर्किल के करीब आते हैं, करीब का मतलब ये होता है कि जैसे ये एक आपके पास यूनिट सर्किल है ऑफ द ज़ेड प्लेन, तो पोल 0 यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? हालाँकि दोनों स्टेबल है, मगर जैसे-जैसे जितना पोल जो है पोल्स आर नियर टू यूनिट सर्किल गिव राइज़ टू लार्जर पीक्स। जितना ये 0 यूनिट सर्किल के करीब होंगे, तो उतनी ज़्यादा पीक उस फ्रीक्वेंसी पे ये जनरेट करते हैं। व्हेयरएज़ zeros close to are on the circle produces a thrust or minima, ठीक है? और उसके बरक्स जो आपके ज़ीरोज़ होते हैं, वो यूनिट सर्किल के करीब हो या तो उससे वो मिनिमा क्रिएट करते हैं, ठीक है? Thus by strategically placing poles and zeros on the Z-plane, we can obtain simple low pass or other frequency selective filters. ठीक है? तो इट मीन्स zeros एंड poles की प्लेसमेंट से हम जो है ना फ्रीक्वेंसी जो हम लो पास फिल्टर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे देखें कि हमने बात कही क्या थी। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ये देखो, ये आपके पोल्स हैं, ये मिनिमा क्रिएट करते हैं यहाँ पर और ये ज़ीरोज़ हैं सॉरी, ज़ीरो इंडिकेट कर रहा है और ये पोल्स ये यहाँ पर और ये यहाँ पर है। ये देखो अब जो इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी पे ये जो है आपके पास पीक्स जनरेट करते हैं ये देखें। ये FF2 पे इसने ये एक पीक जनरेट की हुई है और 3 और 2 पे एक पीक जनरेट कर रही है। जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है उसमें। उसके बाद ज़ीरोज़ जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये मिनिमा जनरेट करते हैं। मतलब उनका फ्रीक्वेंसी उस पॉइंट पे 0 होती है। ठीक है? तो ये बात अब आपको आइडिया हो गया होगा ग्राफिकली। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है एक फ़िल्टर डिज़ाइनिंग करते हैं। पोस्ट ज़ीरो प्लेसमेंट की मदद से हम जो एक फ़िल्टर आईआर फ़िल्टर। अब वो कौन-सा है? A band pass filter is required to meet the following specifications. ठीक है? तो एक बैंड पास फ़िल्टर है, उसको इन जो गिवन स्पेसिफिकेशंस के लिए डिज़ाइन करें। अब क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन? बैंड पास में कौन-सा होता है? जो एक खास बैंड को पास होने दे। इट मीन्स उसमें 2 फ्रीक्वेंसीज़ कट ऑफ होंगी, एक लोअर, एक हायर। तो यहाँ पर जो है कंप्लीट रिजेक्शन एट डीसी एंड अडाइसो मतलब इसको रिजेक्ट कर ले। ए नैरो पास बैंड सेंटर्ड एट 150 125 हर्ट्ज एंड 3 डीबी बीम विड्थ ऑफ 10 हर्ट्ज। ठीक है? अब क्या हुआ कि जो फ़िल्टर है उसके जो आप जो कुछ इस तरीके का होगा जो सेंटर्ड के कहाँ पे होगा 125 पे और उसकी जो बीम विड्थ होगी मतलब ये टोटल लोअर और अपर जो होगा वो जो लोअर एंड अपर फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा वो 10 हर्ट्ज होगा। ठीक है? और कंप्लीट सिग्नल रिजेक्शन एट डीसी एंड 250 हर्ट्ज जो आपके पास हर्ट्ज का जो सिग्नल होगा उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर देगा मतलब उस पे ये 0 होगा और डीसी पे भी ये 0 होगा। इसका फ्रीक्वेंसी मतलब 250 यहाँ पे कहीं होगा तो ये कुछ आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा इसका। ठीक है? जो इसने स्पेसिफिकेशन बताया। अब इसके बेस पे हमें ये बनाना है। अब कैसे करना है? अज़्यूम करते हैं हम कि भाई इसकी जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है वो 500 है। Obtain the transfer function of the filter by suitably placing Z plane poles and zeros and its difference equation। ठीक है? पोल्स एंड ज़ीरोज़ जब हमें मिल जाएँगे तो हम उससे फिर ज़ीरो पोल टू उससे डिफरेंस इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। ये हम पहले ही इसके प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। ठीक है? अब क्या हो रहा है? First we determine where to place the poles and zeros on the Z plane। पहली बात तो ये है कि हमें ज़ीरोज़ एंड पोल्स
किस जगह पे प्लेस करना है। सिंस ए कंप्लीट रिजेक्शन इज रिक्वायर्ड एट 0 एंड 250 हर्ट्ज, हमें इसने कहा कि 0 एंड 250 हर्ट्ज को तो कंप्लीट रिजेक्ट कर दे, वी नीड टू प्लेस जीरोस एंड एट करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन दी जेड प्लेन। इट मीन्स जो हमें जीरो पोजीशन पे इसके एंगल हम निकालेंगे तो जीरो पोजीशन बनेगी, और जो एंगल उसकी निकालेंगे आपके पास जो 250 हर्ट्ज की पे, उसकी कितनी निकलेगी। उसका तरीका ये होता है कि आपके पास जो गिवन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सैंपल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारे पास ये वही फार्मूला हो गया कि 2 पाई जो एफ ओवर एफ डिजिटल फ्रीक्वेंसी होती है, तो इधर 2 पाई जो होता है 360, तो इसको हमने यहाँ पे डिग्री में 360 रख दिया, रेडियन के बजाय 360। तो हमें क्या मिला, ये 180 डिग्री, यहाँ इधर 2 पाई रख दें तब भी बात सेम है, तो हमें पाई मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास जो यूनिट सर्किल है उसकी 0 पोजीशन पे और 180 पोजीशन पे आपको क्या रखना है, ज़ीरोज़ रखने हैं, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पे आपके पास जो है कंप्लीट रिजेक्शन उसने कहा, तो मीन्स इन पॉइंट्स पे आपके पास जो ज़ीरोज़ प्लेस करने हैं, क्योंकि ज़ीरोज़ क्या करते हैं, ज़ीरोज़ वो पॉइंट्स है जहाँ पे कंप्लीट रिजेक्शन है, वहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी 0 है, जो हम पिछले में स्लाइड में कर आए हैं। ठीक है? टू हैव द पास बैंड सेंटर्ड एट 125 पे सेंटर्ड है, तो इट मीन्स कि हमें जो प्लेस करना है पोल, वो उसकी पोजीशन क्या होगी 125। अगेन इसको भी कन्वर्ट करेंगे उसमें, तो ये 360 ओवर फ्रीक्वेंसी और डिवाइडेड बाय एफ एस। ठीक है, तो ये करेंगे तो हमारे मिलेगी प्लस माइनस 90। ठीक है, द रेडियस ऑफ द पोल इज डिटरमाइंड बाय द डिजायर्ड बैंडविड्थ। ठीक है, जो रेडियस यूनिट सर्किल का होगा, या यूनिट सर्किल का तो यूनिट ही होता है, मगर ये जो पोल्स की एंगल्स तो हमें मिल गई, मगर यूनिट सर्किल में वो किस रेडियस पे प्लेस करना है ये तो हो गया ना। तो जीरो तो हमने चलो कंप्लीटली उस पे प्लेस करने हैं जहां पर आपके पास सर्किल पर ही जीरो प्लेस करना है, मगर ये जो आपने प्लस माइनस 90 पे पोल्स प्लेस करने हैं, तो वो किस जगह पर करने हैं यूनिट सर्किल में भी, जो आपका रेडियस है ओरिजिन से किस पोजीशन पे करना है। तो उसका जो फॉर्मूला वो ये है, R is equal to approximate 1 minus bandwidth divided by fs into pi। तो इस पे हम जो है वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमें जो बैंडविड्थ 10 दी हुई है, ये 500 दिया हुआ है पाई, और ये इस वैल्यू हमने निकाला तो 0.937 ये हमारा रेडियस आया। इट मींस ये जो हमारे 0 एंड 180 पोजीशन पे हमने जीरोस प्लेस कर दिए, जो आपको यहाँ पे सर्किल नजर आ रहे हैं, और जो ओरिजिन से हमें जो एंगल मिली थी प्लस 90 एंड माइनस 90 पे, जो रेडियस है ओरिजिन से 0.937 पे, ये हमें पोल प्लेस करना है एज पर द गिवन रिक्वायरमेंट जो हमें इसमें ये दी हुई है। हम इनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही हमने किया। अगर फॉर सपोज मेरी बैंडविड्थ 20 कर देंगे, तो यहाँ पे 20 रखेंगे, तो आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो कुछ चेंज आएगी, और वो वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पर या यहाँ पर जो भी आएगी वो उस हिसाब से आएगी। ठीक है? या एंगल चेंज आएगी, मिसाल लो एंगल आई आपके पास 45 और यहाँ पर वो 0.5 पे आ गया, तो एक पोल यहाँ पे आ गया। तो वो रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का फ़िल्टर चाहिए। तो ये हो गया पोल प्लेसमेंट। अब जब पोल्स प्लेसमेंट हो गई, तो फिर हमें फ़िल्टर का जो डिफरेंस इक्वेशन या क ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे? मेरे ख्याल में अभी तक की जितनी हमने प्रैक्टिस की है उससे मुश्किल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमें पता है पोल्स क्या होते हैं। पोल्स आर दी रूट्स। रूट्स को हम किस तरीके से लिखा जाता है, हम कैसे निकालते थे? हम पहले फैक्टर्स बनाते थे और उनको ज़ीरो करते थे। इट मीन्स वो यूँ होते थे ना, आप मिसाल तौर आपके सामने एक इक्वेशन है, यहाँ पर सपोज़ करें एक्स स्क्वायर प्लस 9 या -9 कर दें, ठीक है? समझने के लिए। तो ये इसके जो अगर हम रूट्स निकालते हैं तो क्या बनते हैं? एक्स -3 और एक्स, यहाँ पे लिखने में मुश्किल हो रही है, मगर समझने की हद तक आप लोग यकीनन समझ में आ गया होगा कि इसका क्या होगा। आपने इनको 2
पे कन्वर्ट करते हैं, तो वो इक्वल टू 0 करते हैं तो हमें उनकी वैल्यूज मिलती हैं। तो ये वेरिएबल माइनस वो आपका जो रूट आया है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम रिवर्स प्रोसेस करते थे। पहले हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया होता था, उसको हम रूट्स में कन्वर्ट करते थे और फैक्टर्स में कन्वर्ट करते थे। उसके बाद फैक्टर्स के बाद हम उसको इक्वल 0 टू करके जीरोस एंड पोल्स निकालते थे। अब यहाँ पे जीरोस एंड पोल्स हमें दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, जो जीरोस होते हैं, जीरो क्या इंडिकेट करते हैं, जीरो इंडिकेट करते हैं कि भाई हमारा जो जीरोस हैं, तो जीरोस कहाँ पे होते हैं, न्यूमरेटर में होते हैं। तो z माइनस हमारा जो जीरोस होंगे ना, उनको इस तरीके से लिखे जाएंगे, z माइनस ई पावर j थीटा। थीटा यहाँ पे कितनी है, 0 और 180। 0 और 180 को करेंगे ई पावर j में, तो हमें आंसर आएगा, एक का आएगा 1, दूसरे का आएगा -1। तो वो बन जाएंगे, क्योंकि दो जीरो है तो दोनों जीरोस को यहाँ पे हमने प्लेस किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है। पोल्स क्या होते हैं, डिनोमिनेटर में, तो उसका जो फॉर्मूला जनरल पोल्स से लिखने का ये होता है, z माइनस आर ई पावर जे थीटा। तो थीटा प्लस -90 थी और r की वैल्यू जो है ये आ गई। तो z माइनस जो हम उसको प्लेस करेंगे, r की जगह r की वैल्यू, और जो 90 की जगह प्लस -90 पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है। तो हमारे पास ये आया, z -1 प्लस 1 को किया, z स्क्वायर -1 हो गया, और z स्क्वायर और r ई पावर जे थीटा को हमने सॉल्व करके रखा, और हमने इसको दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करवाया आपस में, तो हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन बन गया। वंस ट्रांसफर फंक्शन आ गया, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, जो हमने पढ़ा था कि एक z डोमेन से डिफरेंस इक्वेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो हम उसको तरीके से एग्जैक्ट वही तरीका करेंगे कि यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा y ऑफ z ओवर एक्स ऑफ जी। तो एक्स ऑफ जी को इसमें इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये वाला फैक्टर इस तरफ चला जाएगा, और फिर हम उस पे प्रॉपर्टी इनवर्स जेड डोमेन अप्लाई करते हैं, और हमारे पास जो डिफरेंस इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। अब ये देखें रिकर्सिव इक्वेशन, रिकर्सिव कैसे, देखो इसमें आउटपुट भी है, आउटपुट की पास वैल्यूज भी हैं, और इनपुट की पास वैल्यूज भी हैं। तो रिकर्सिव हमारे पास सिस्टम यहाँ पर आ गया। तो जो हमारे पास ये जो होते हैं आउटपुट, ये ए कोएफिशिएंट होते हैं, और ये A2 है क्योंकि n-2 है। ठीक है। और ये देखो A2 की, ये A2 का कोएफिशिएंट कहलाएगा, और ये जो आपके पास है वो है A1 जो है वो 0 है। ठीक है। वो जो जहां पर नहीं है, और B0 जो है B1 है ही नहीं, तो 0 x n-1 है ही नहीं, और जो B0 है वो जो n-1 इसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास सारी वैल्यूज आ गए। और इसका जो यहाँ पे ये देखो B2 वैल्यू है, ये ना 2 डिले है यहाँ पे, तो इट मीन यहाँ पे कोएफिशिएंट B2 होगा, और उसका आंसर कितना है, -1। यहाँ पर ये -1। तो इस तरीके से हमने एक फिल्टर को जीरो पोस्ट प्लेसमेंट की मदद से एक IR फिल्टर डिजाइन किया। ठीक है। तो आई होप कि ये पूरी बात समझ में आ गई होगी अब। अच्छा, एग्जैक्ट सेम वे पे हमने जो है एक और जो है एग्जांपल है, obtained by the pole zero placement method the transfer function and the difference equation of a simple notch filter that meets the following specification। क्या है, notch 50 हर्ट्ज, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 500 एंड बैंडविड्थ जो है ±5 हर्ट्ज। तो टू रिजेक्ट दी, अच्छा ये जो हमारा फिल्टर है नॉच मतलब कंप्लीटली रिजेक्ट करता है 50 हर्ट्ज को। वी प्लेस द पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स जीरोस एट पॉइंट्स ऑन द यूनिट सर्किल। ठीक है। तो अब क्या होगा, जो 50 हर्ट्ज पे हम इसकी डिजिटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो ये क्या होगा कि 360 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 500, क्योंकि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है तो हमें मिला ±36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्योंकि रिजेक्शन की बात कर रहा है, तो इट मीन यहाँ पर हम जो प्लेस करेंगे जीरोस प्लेस करेंगे। ठीक है। टू अचीव द शार्प नॉच filter and improved amplitude response on either side of the
notch frequency, a frequency, a pair of complex conjugate poles are placed at radius 1 माइनस ये जो उसका फार्मूला है रेडियस का, कि जहाँ पे हमें पोल्स जो प्लेस करने हैं, ठीक है? तो उसके फार्मूले के मुताबिक हमने किया तो हमें ये मिला। ठीक है? तो हमने ये जो हमारा ज़ीरोज़ हैं जो 36 डिग्री से डिग्री पे ये हमारे 2 पोल्स आएँगे, ठीक है? सॉरी ये तो ज़ीरोज़ आएँगे और ये नीचे वाले जो है ना हमारे ये पोल्स आएँगे, ठीक है? वो भी 36 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं डिग्री सिंपल हाँ, ठीक है? और यहाँ पे R जो है हमने कैलकुलेट किए थे तो वो R हमारा वहाँ से हमें मिल गया। तो ये हमारा हो गया सिंपली h ऑफ z जो ऑफ द गिवन। अब इसके निकालना है डिफरेंस इक्वेशन, अगेन वही इनको मल्टीप्लाई करें और z जो है पॉजिटिव पावर में है तो इसको नेगेटिव करें, तो z स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है? ज़ेड स्क्वायर इससे भी कॉमन लेंगे, इससे भी कॉमन लेंगे, वो आपस में कैंसल तो ये वैल्यूज़ ये बन जाएँगी। तो इस पे की डिफरेंस इक्वेशन पे इनवर्स अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें फ़िल्टर के कोएफ़िशिएंट्स पता चल गए कि अगर ये कोएफ़िशिएंट्स हम अप्लाई करेंगे, तो वो उसका वो जो आपका फ्रीक्वेंसी परफ़ॉर्मेंस देंगे, वो ये वाली देंगे, जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है? तो हम जब इसी का फिर डिजिटल रियलाइज़ेशन करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्म 1 या 2 में, तो हम उन रियलाइज़ेशन को एक प्रोसेसर में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा एक डिजिटल फ़िल्टर बन जाएगा, जो कि वो परफ़ॉर्मेंस वही देगा जो हमें ये कहा हुआ है। ठीक है? तो तो ये था हमारा जो फ़िल्टर हमारा, ठीक है? बाय पोस्ट प्लेसमेंट, और ये जो है आपको गिवन है, थोड़े से इनकी प्रैक्टिस करें बाय द सेम मेथड, ठीक है? जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, जो मैंने अभी करवाया हुआ है। अच्छा, इसी के साथ हमारा जो है दूसरा मेथड है, ये तो हमने एक सिंपल मेथड कर लिया, जो पोस्ट ज़ीरो प्लेसमेंट के हवाले से हम एक एनालॉग फ़िल्टर को कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, डिजिटल फ़िल्टर में। मतलब एच ऑफ एस को हम एच ऑफ ज़ी में कन्वर्ट कर रहे थे, पोस्ट ज़ीरो प्लेसमेंट के हवाले से। दूसरा मेथड है बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको टस्टन्स मेथड भी कहा जाता है। बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इज़ यूज्ड इन डीएसपी टू ट्रांसफॉर्म कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम रिप्रेजेंटेशन टू डिस्क्रीट टाइम। मतलब हम जो एनालॉग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम है, या यूं कहें एच ऑफ एस को एच ऑफ जी में कन्वर्ट करता है, या वाइस वर्सा। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज सुटेबल फॉर द डिजाइन ऑफ लो पास, हाई पास, बैंड पास एंड बैंड स्टॉप फिल्टर। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ द एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये मोस्ट वाइडली यूज होती है डीएसपी में फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द लो पास, हाई पास, बैंड पास एंड बैंड स्टॉप फिल्टर्स के लिए। ठीक है? तो हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो bilinear transformation is often used to convert the transfer function of a linear time LTS filter in the continuous time domain to a transfer function in the Z domain. ठीक है, discrete time. It maps position on the j omega axis in the S plane to the unit circle z is equal to 1 in the Z plane. इस एक्चुअली में ये करता क्या है? इसका काम ये होता है कि जो हमारा जो एस प्लेन पे हमारी जो पॉइंट्स होती हैं, ठीक है, ज़ीरोज़ पोल्स ही होते हैं, उनको ज़ेड प्लेन में मैप करता है। अच्छा, द ट्रांसफॉर्म प्रिजर्व द स्टेबिलिटी एंड मैप्स एवरी पॉइंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द कंटीन्यूअस टाइम फिल्टर टू ए करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द डिस्क्रीट टाइम। एक्चुअली में क्या कहते हैं? सिस्टम स्टेबिलिटी जो कि आपके उसमें टाइम कंटीन्यूअस टाइम में जो थी, जो एचएफएस में जो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी जो थी, उसको प्रिजर्व करते हुए जो उसमें जितनी भी पॉइंट जीरो दो पोल्स हैं उसको करस्पॉन्डिंगली जेड डोमेन में कन्वर्ट करता है। Bilinear transformation method, the basic operation required to convert analog filter to
इज फिल्टर कोड इज टू रिप्लेस एस एज फॉलो। एक्चुअली में इसमें होता क्या है, जो इसका बेसिक अप्रोच क्या है, जो एच ऑफ एस है, इसमें जो एस हमारा जो है वो कंटिन्यूस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था, फ्रीक्वेंसीज को, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है जेड से। तो उसको कैसे किया जाता है, एस इज इक्वल टू के जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस के, जहाँ पे के की वैल्यू या वन होगी या टू ओवर टाई और टू ओवर टी। ठीक है, ये कोई भी इसमें से वैल्यू होगी। अब होता क्या है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमें पता है z किसके बराबर होता है, z होता है z इज इक्वल टू आर ई पावर जे ओमेगा टी, और s किसके बराबर होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ठीक है, और ये जे ओमेगा डैश हम कहते हैं, जो कि हमारा एनालॉग फ्रीक्वेंसी जो होते हैं ना उसमें होता है, और ये हमारा उसमें डिजिटल में ओमेगा। अब इसमें आप रिप्लेस कर दें s इज इक्वल टू के जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, जो हमने कहा अभी पिछली स्लाइड में किया है। ठीक है, इसमें z को रिप्लेस कर दें आर ई पावर जे ओमेगा टी और आर ई पावर जे ओमेगा प्लस टी, इसको उससे रिप्लेस कर दें। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करने जाएंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, जो ई पावर जे ओमेगा, अब इसको कन्वर्ट कर दें, इसकी इक्वेशन जो होती है कॉस थीटा प्लस प्लस माइनस है जे साइन थीटा, तो उसके हिसाब से आप इनको कन्वर्ट करेंगे, इसको भी और फिर इसमें मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जो कि इसके बराबर आ जाएगी। तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या हुआ, एस किसके बराबर है, एस एक्चुअल में बराबर है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, और बाय द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने z की वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास ये दो चीजें आ गई। तो इसमें क्या है, ये रियल पार्ट जिसको हमने कहा कि ये सिग्मा के बराबर है, और ये इमेजिनरी पार्ट जिसको हमने कहा ओमेगा डैश के बराबर है, के दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये इसका आ गया। कुछ भी नहीं किया, क्या किया, एस इज इक्वल, जो कि बाइलिनियर का फॉर्म मेथड है जिसमें उसमें था कि आप एस इज इक्वल टू इससे करेंगे, तो हमने क्या किया, जेड की प्लेस कर दी इसमें, जेड की वैल्यू जो इसमें रिप्लेस की, उसको में हमने ई पावर जियोमेट का टी पे हमने यूलर आइडेंटिटी अप्लाई की, तो हमारे पास दो पार्ट्स आ गए, एक रियल और इमेजिनरी। अब क्योंकि ये एस के बराबर है एज पर दी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये हमारे पास एस वैसे किसके बराबर होता है, इसके, तो इट मींस बाय कंपैरिजन हम देखें तो सिग्मा एंड ओमेगा जे जो है हमारा, ये सिग्मा और ये हमारा ओमेगा जे हो गया। तो यूनिटी, इससे हमें क्या पता चला, जो यूनिटी हमारा होता है सर्किल, इसमें इनसाइड अगर पोल्स होते हैं तो हम कहते हैं सिस्टम स्टेबल है, अगर आउटसाइड होता है तो सिस्टम अनस्टेबल है। दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि अगर आपका आर जो है इज लेस देन वन, एंड which means के sigma is less than 0, and if r greater than 1 and sigma greater than 1, the consequently the left hand plane in s maps into the inside of the unit circle in the z plane। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है कि जो आपके सामने, ये मैं आपको एक मिनट, ठीक है, मैं इसको आपको दिखाना है। अच्छा एक मिनट, ठीक है, तो ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड प्लेन, जो एस प्लेन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरी जो पार्ट है वो पूरा किस में, आपके इस यूनिट सर्किल के इनसाइड आना चाहिए, तब जाके आपका जो है सिस्टम स्टेबल होगा। तो लेफ्ट हैंड प्लेन इन एस मैप्स इनटू द इनसाइड ऑफ द यूनिट सर्किल प्लेन इन द जेड plane, and right hand plane in S maps into outside of the unit circle। होता क्या है कि एस प्लेन के दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। जो आपका ये होता है, जो लेफ्ट साइड में पोज होते हैं तो हम कहते हैं सिस्टम स्टेबल होता है, वहां पर एच ऑफ एस की कंडीशन है। एच ऑफ जी में क्या होता है कि हम कहते हैं सिस्टम स्टेबल तब होता है जब यूनिट सर्किल के इनसाइड आपके पोज हो।
तो ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है, एज़ पर दिस रूल, ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी चीज़ें हैं, उन सबको इस इनसाइड जो आपके पास सर्किल है, उसमें मैप करता है, और जो ये वाली आपके राइट हैंड साइड वाली जो चीज़ें हैं, उन सबको आउटसाइड द यूनिट सर्किल जो है ना मैप करता है। ठीक है? तो ये हमारे पास जो है, इसकी मैपिंग आ गई विथ द हेल्प ऑफ दिस। तो सपोज़ करें हम, जब यूनिट व्हेन आर इज़ इक्वल टू बाउंड्री कंडीशन, दोनों के दरमियान सेपरेशन कहाँ पे आएगी? आपके सामने आएगी जब r इज़ इक्वल टू 1 हो और ओमेगा डैश इज़ इक्वल टू सिग्मा इज़ इक्वल टू 0। तो हम जब ये पुट करेंगे, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है? ये वाली, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो ये बनेगा। और इसको अगर रिवर्स करें, इसमें से ओमेगा निकालना हो तो क्या करेंगे हम? k को ये मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में यहाँ पे लेके जाएँ, और 10 इधर प्लस उधर है, उस तरफ लेके जाएँ, इनवर्स में हो जाएगा। और ये 2 इधर डिवाइड में उस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एंड ये t मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो यही इक्वेशन में हमने पूरी रीमैप कर दी, किसके लिए? W के लिए। तो इसने हमें W जो कि डिजिटल फ्रीक्वेंसी का था, और जो ओमेगा जो हमारा जो s प्लेन की फ्रीक्वेंसी थी, जो s की फ्रीक्वेंसी थी, इन दोनों के दरमियान रिलेशन बता दिया, जो कि हमने मैप किया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इसमें जो मोस्ट ऑफ द पार्ट, ये जो कोई देखें तो थोड़े पार्ट्स के लिए ये जो है आपके पास लीनियर है, बाकी पार्ट के लिए ये नॉन लीनियर बन जाता है। ठीक है? तो इस चीज़ को, फ्रॉम द फिगर वी ऑब्जर्व दैट द मैपिंग बिटवीन द W एंड W ओमेगा is almost linear for small values of omega, but becomes non-linear for larger values of omega. जो स्मॉल वैल्यूज ऑफ ओमेगा है उसके लिए ये लीनियर है जहां तक, और लार्जर वैल्यूज ऑफ ओमेगा मतलब हम जितना बढ़ाएंगे तो उसमें वो नॉन लीनियर हो जाता है। ये तो हमें ग्राफ से ही नजर आ रहा है। बट बिकम्स नॉन लीनियर फॉर द उसका नुकसान क्या होता है? व्हिच लीडिंग टू द डिस्टॉर्शन और वार्प ऑफ द डिजिटल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। उससे हमारे फ्रीक्वेंसी में एक डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देता है। दिस इफेक्ट नॉर्मली, और इस चीज को कंपनसेट करने के लिए एनालॉग जो फिल्टर होता है, उसमें हम बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से पहले एक और चीज अप्लाई करते हैं, जिसको कहते हैं प्री वॉपिंग। ठीक है? To compensate for the effect, we pre-warp one or more critical frequencies before applying the BLT. For complete, for example, for a low-pass filter, we often pre-warp the cutoff or bandage frequency. जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी उसको हम जो है वॉपिंग ऐसे करते हैं। ठीक है? वेयर WP इज इक्वल टू specified cutoff frequency or pre-warping cutoff warped cutoff frequency k is equal to 1 or 2 over t and time t is equal to sampling। ये तो हम फार्मूला पिछले में हम देख के आए हैं। वो कब आया था? जब हम इस फार्मूले में हमने ये 0 पुट किया था और r इज इक्वल टू 1 पुट किया था, तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया था जिसने हमने ये निकाला। तो इसमें हमारे पास वो जो प्री वॉपिंग अप्लाई करते हैं बिफोर अप्लाइंग द BLT, तो ये हमारे पास ये आ जाता है। तो ओवरऑल अगर हम समरी निकालें, फॉर ए स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर IR फिल्टर द स्टेप फॉर यूजिंग द BLT मेथड में बी समराइज्ड बिलो। तो ओवरऑल अगर हम इस निकाले हैं BLT मेथड अप्लाई करने की समरी, वो ये है कि use the digital filter specification to find a suitable normalized prototype analog low pass filter। हमेशा डिजिटल फिल्टर IR बनाने के लिए क्या है कि पहले आप HFS सुटेबली पहले वो ड्राइव करें या उसको फाइंड करें, जिसमें अपनी सारी स्पेसिफिकेशन उस हिसाब HFS के हिसाब से मालूम करें। फिर डिटरमाइन एंड प्री रॉप जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है उसको प्री रॉप अप्लाई करें, और डी नॉर्मलाइज द एनालॉग प्रोटोटाइप फिल्टर बाय रिप्लेसिंग S in the transfer function HFS using one of the following transformation depending on the type of the filter। जब HFS मिल जाएगा उसको, उसमें जो S को रिप्लेस करना है किससे? इन से। मगर ये जो S कितनी सारी वैल्यूज हैं, किस जगह पे कौन सी अप्लाई करेंगे? तो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लो पास
फ़िल्टर जो है इसमें एनालॉग में, उसको लो पास में कन्वर्ट करना है तो ये फ़ॉर्मूला, अगर लो पास टू हाई पास डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो उसका ये फ़ॉर्मूला, एंड लो पास टू बैंड पास में कन्वर्ट करना है तो ये फ़ॉर्मूला, और जो लो पास टू बैंड स्टॉप में कन्वर्ट करना है तो ये फ़ॉर्मूला। ये सारी चीज़ें हैं, और उधर जो W किसके बराबर है और W नॉट किसके बराबर है, ये दोनों यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। और फिर 4th स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जब रिप्लेस कर देंगे, अप्लाई द BLT टू ऑब्टेन द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी डिजिटल फ़िल्टर ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है? तो एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। Design a low pass digital low pass filter to approximate the following transfer function. Using the BLD method, obtain the transfer function h of the digital filter, assuming the 3 dB cutoff frequency of 150 Hz and sampling frequency 1.28 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो निकालेंगे WP जो हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो क्या है, इसमें हमें दिया हुआ है 150 को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस पर सेकंड में, वो हमने कर लिया। सैंपलिंग फ्रीक्वेंसीज हमें टाइम टी मिल जाएगा 1/s, वो हमें हमें मिल गया। अब उस कट ऑफ वो जो फ्रीक्वेंसी है हमारे WP हमने निकाली है, इस फ्रीक्वेंसी पे प्री क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पे अप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, ये इसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई है, ठीक है, ये आई हमारी यहाँ पे 300 पाई, पाई किसके बराबर होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया, ये जो 300 पाई यहाँ पर आया, वो यहाँ पर 10 में चला गया, 300 इंटू पाई मतलब 180, और यहाँ पर डिवाइड में चला गया। उसके साथ हमारे साथ क्या है, W पाई T ओवर 2, ठीक है? तो T क्या किसके बराबर है यहाँ पे हमारे पास 1/1280, और उसके साथ मल्टीप्लाई में 2 आ गया। तो बस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया है। तो T की जगह यहाँ पे 1/fs आ गया, वो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो हमारे पास ये जवाब आया, वो आया 0.385। तो WP डैश की जो वैल्यू आई हमारे पास ये आई। अच्छा, अब क्योंकि ये लो पास टू लो पास है, तो इट मीन्स एस की जगह है वो हम एस ओवर डब्ल्यू पी डैश अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, हमने यहाँ पर जो है ये जो इक्वेशन जो ट्रांसफर फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है चार्ट में, इसको डिजिटल में हमें कन्वर्ट करना है। तो एस बार दी प्री रैपिंग है हम कर रहे थे, उसमें हमने क्या किया, इसमें एस की जगह एस ओवर डब्ल्यू पी, क्योंकि लो पास से लो पास हो रहा है, और इसमें भी एस ओवर डब्ल्यू पी, और डब्ल्यू पी की हमें वैल्यू मिली हुई है, तो हमने उसके लिए रिजॉल्व करेंगे, क्लियर मतलब सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब ये हमारा प्री रैपिंग अप्लाई करके एनालॉग में हमारे पास ये सिग्नल आ गया, मतलब ट्रांसफर फंक्शन आ गया। अब इसमें हम करेंगे पीएलटी। बीएलटी में क्या होता है कि हम एस को रिप्लेस करते हैं z माइनस वन एंड z प्लस वन। तो एच ऑफ जी बराबर हो जाएगा एच ऑफ एस को, जब हम एस इज इक्वल टू जेड माइनस वन जेड प्लस वन। तो जहां जहां पर भी एस है, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो एस है, इसको रिप्लेस कर देंगे उससे। तो दो ही जगह है, तो उसको रिप्लेस करेंगे इससे। जब इससे रिप्लेस करेंगे तो फिर इसको रिजॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये सिंपल वही पहले एलसीएम लेंगे, एक जो फिर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उस न्यूमरेटर में चला जाएगा, एंड ठीक है, तो ये सारा काम हम करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब ये हमारा क्या हुआ, एक एनालॉग फिल्टर एच ऑफ जी में कन्वर्ट हो गया। तो फिर बाकी जो कैलकुलेशन, क्योंकि वो नॉर्मल जो हम ऑलरेडी ये सारी चीजें मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, तो उसमें वो बाकी मैं उस पे अभी इतना नहीं लगा रहा, मगर आप लोगों को उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये पूरा आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एक और फ़िल्टर है, ठीक है? अब ये इसका आंसर आ गया, एनालॉग फ़िल्टर से ये डिजिटल फ़िल्टर में कन्वर्ट हो गया। अब एक और फ़िल्टर है, मतलब हमारे पास ये तो था लो पास लो पास,
अब लो पास से हमारे पास किस में कर रहे हैं? हाई पास में। तो क्या होगा प्री रैपिंग में हम जो एस की वैल्यू जो यूज़ करेंगे वो कौन-सी यूज़ करेंगे? ये वाली लो पास टू हाई पास तो डब्ल्यूपी ओवर एस यूज़ करेंगे। ठीक है? एज़ पर द स्टैंडर्ड जो गिवन है। और बाकी चीज़ें पहले कन्वर्ट करेंगे इन फ्रीक्वेंसी को रेडियन फ्रीक्वेंसीज़ में तो पहले तो सारा काम वो करो, डब्ल्यूपी मालूम करो जो उसने गिवन है। गिवन हमें इसने कितने दिए 30 हर्ट्ज़ कट ऑफ दिए तो इस पे डब्ल्यूपी डैश मालूम करेंगे और उसके बाद फिर हमें सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है 150। तो ये 30 को कन्वर्ट किया रेडियन में और सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी उसने ये दी तो डब्ल्यूपीए में सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी हमें यूज़ करनी होती है। तो टेंजेंट डब्ल्यूटी ओवर 2 टी क्या किसके बराबर है 1 ओवर एफ ऑफ एस मतलब सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। तो डब्ल्यूपी हमें दिया हुआ है जो कि हमने रेडियन पर सेकंड में निकाला और टी मिला हुआ है ये टेंजेंट मालूम करेंगे तो डब्ल्यूपी डैश की वैल्यू हमें मिल गई 0.7625 इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि इसमें हमें अप्लाई करना है क्या जो प्री रैपिंग वाला फार्मूला जिसमें एस इज इक्वल टू किसके बराबर है डब्ल्यूपी डैश ओवर एस। तो इस ही जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ये वाला 1 अपान एस प्लस एस वन इसमें अप्लाई करेंगे ये। तो एस की जगह डब्ल्यू एस प्लस वन है। तो इसको सॉल्व करेंगे एस एलसीएम लेंगे तो ये इधर एस आ जाएगा और प्लस डब्ल्यू पी ए की वैल्यू आ गई वो ये हमने यहाँ पे रख दी। डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर में चला गया वो यहाँ पर आ गया। अब ये हमारा रैपिंग वाला फार्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें बीएलटी के फॉर्मूला के तहत एस इज इक्वल टू जेड माइनस वन जेड प्लस वन अप्लाई करेंगे जहां जहां पर भी एस है। तो यहाँ पर एस है इसको रिप्लेस कर दिया इससे और इधर भी एस को रिप्लेस कर दिया इससे। उसके बाद बस सिंपल एक एलसीएम लें और जो जहाँ-जहाँ पे भी जिस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यही सेम है ये जो आप एज़ ए होमवर्क के तौर पे मतलब समझिएगा और ये है हमारा ओवरऑल इस आईआर फ़िल्टर डिज़ाइनिंग के जो डिफरेंट अप्रोचेस हमने किए हैं। एक द बाय पोस्ट प्लेसमेंट एंड दूसरा बीएलटी के थ्रू। तो मैंने ये दोनों एग्ज़ाम्पल्स करवाए हैं, थर्ड आप खुद करिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, अदरवाइज़ सेम है बिल्कुल, सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आई होप कि सारी चीज़ें सबको क्लियर हो गई होंगी, इसके अलावा किसी को जो भी क्यूरी हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़। इसके साथ ही फिर मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ।